रूस में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे जिनकी शादी की उम्र हो गई थी। राजा ने उन्हें बुलाकर कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई राजकुमारी नहीं ढूंढ पाया, इसलिए तुम तीनों अपने अपने तीर कमान उठाओ और तीर चलाओ। जो लड़की तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों राजकुमारों ने अपने अपने तीर कमान उठाए और कमान की डोरी खींचकर तीर चला दिए। सबसे बड़े बेटे का तीर एक आदमी के बागीचे में जाकर गिरा, जहाँ से उसकी सुंदर बेटी तीर लेकर आई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बागीचे में गिरा, जहाँ से उसकी बेटी तीर लेकर आई। लेकिन तीसरे बेटे का तीर इतना ऊंचा गया कि किसी को दिखा ही नहीं। वह बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ढूंढता रहा, लेकिन उसे तीर नहीं मिला। राजकुमार तीर ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी, जहां पानी में उगे हुए लिली के फूल पर एक मेंढकी बैठी थी। मेंढकी ने अपने मुंह में तीर पकड़ा हुआ था। राजकुमार ने मेंढकी से अपना तीर वापस मांगा तो मेंढकी ने कहा, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार नफरत भरे स्वर में बोला, पर एक राजकुमार एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता है? लेकिन वह अपने पिता की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने मेंढकी को उठाया और महल की ओर चल दिया। महल पहुंचकर उसने राजा को पूरी कहानी सुना दी और मेंढकी को दिखाया। राजा मेंढकी को देखकर बोले, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से शादी करना लिखा है तो यही सही। उस दिन 3 शादियां हुई। 2 बड़े भाइयों की शादी बहुत ही सुंदर लड़कियों से हुई, लेकिन सबसे छोटे बेटे की शादी एक मेंढकी से हुई। कुछ समय बीत गया, फिर राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता के सामने सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियां सिलाई करना जानती हैं। लेकिन सबसे छोटा बेटा बड़े दुखी मन से अपने घर आया। मेंढकी अपने पति को उदास देखकर कूदती हुई उसके पास आई और प्रेम भरे स्वर में बोली, आपका इतना सुंदर मुख आज लटका हुआ क्यों है? राजकुमार ने कहा, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने कहा है कि हमें उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिलनी होगी। मेंढकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात, आप खाना खाइए और सो जाइए। सुबह हमेशा शाम से ज्यादा खूबसूरत होती है। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही वह सोया, मेंढकी दरवाजे से कूदकर बाहर बूतरे पर बैठ गई। उसने अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। अब वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बन गई थी। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो, एक कमीज सिलो जैसी मेरे पिता पहनते थे। बस रात भर में कमीज तैयार थी। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने देखा कि मेंढकी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में खड़े हुए कपड़े में लिपटी एक कमीज थी। राजकुमार कमीज को देखकर बहुत खुश हो गया और उसे लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीजें देख रहा था। सबसे पहले बेटे ने राजा के सामने अपनी लाई कमीज फैलाकर दिखाई। राजा ने उस कमीज को उठाया और कहा, यह कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर उसके दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई तो राजा देखकर बोला, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। अब छोटे बेटे की बारी आई। उसने भी अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई। कमीज बहुत ही सुंदर थी, सोने और चांदी के तारों से खड़ी हुई। उसे देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और कहा, हाँ, ये कमीज है राजा के पहनने लायक। कमीजें दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर की ओर चले गए। दोनों बड़े राजकुमार बड़बड़ाते जा रहे थे, हम लोग अपने छोटे भाई की पत्नी की बेकार में ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है कि वह जरूर ही कोई जादूगरनी है। कुछ समय बीता। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, तुम्हारी पत्नियों में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाती है, ये मुझे देखना है। तो इस बार मेरे लिए सुबह तक अपनी पत्नियों के हाथ से बना हुआ खाना बनवा कर लाना। देखते हैं कि तीनों में से सबसे अच्छा खाना किसकी पत्नी को बनाना आता है। इस बार फिर छोटा राजकुमार बहुत दुखी होकर महल से चला। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने राजा का हुक्म सुनाया तो मेंढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ। इस बीच राजा के दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोई घर से एक बुढ़िया को बुलावा भेजा और खुद यह देखने के लिए निकले कि मेंढकी खाना कैसे बनाती है। पर मेंढकी ने भी यह भांप लिया कि राजकुमार के दोनों भाइयों के मन में क्या था। उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसे बेला और सीधे आग में डाल दिया। ये सब करते हुए राजकुमार के दोनों भाइयों ने छिपकर खिड़की से देख लिया और जल्दी से वहाँ से भागकर अपनी अपनी पत्नियों के पास आए और उन्हें पूरी बात बताई। उनकी पत्नियों ने भी वैसा ही किया जैसा मेंढकी ने किया था। दूसरी तरफ दोनों राजकुमारों के जाने के बाद मेंढकी कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर गई और अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। फिर ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, इतना स्वादिष्ट खाना बनाओ जैसा मेरे पिता खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार जागा तो उसने देखा कि एक सफेद कपड़े से ढकी थाली से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके अंदर बहुत सारे पकवान थे। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हो गया और उस थाली को लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां उसका पिता उसके भाइयों की थालियों में लाया हुआ खाना देख रहा था। सबसे पहले राजा ने अपने सबसे बड़े बेटे के घर से आया हुआ खाना देखा, जिसमें रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल जलकर काली हो गई थी। इसे देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने रोटी को कुत्तों को डालने का आदेश दिया। फिर राजा ने अपने दूसरे बेटे की रोटी देखी तो वह भी आग से जलकर काली हो गई थी। राजा ने फिर वही आदेश दिया, पर जब सबसे छोटे राजकुमार ने अपने घर का खाना दिखाया तो राजा उसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसने कहा, यह खाना तो शाही खाने से भी अच्छा है। राजा ने उसी दिन शाम को एक दावत इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों से उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती है। एक बार फिर छोटा राजकुमार महल से बहुत दुखी होकर चला। वह सोचता जा रहा था कि आज तो वह गया, वह मेंढकी बेचारी कैसे नाचेगी। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार, तुम्हारा ये इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? राजकुमार ने राजा का हुक्म सुना दिया। मेंढकी ने कहा, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी न हो राजकुमार, तुम शाम को ऐसा करना कि अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगी। जब तुम्हें बिजली की आवाज सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। तो राजकुमार उस दावत में अकेले ही चला गया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उनकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े
और गहने पहन रखे थे। राजा और रानी सभी मेहमानों के साथ जब खाना खाने बैठे थे तभी अचानक बाहर बिजली कड़की और सारा महल हिल गया। सब लोग घबरा गए। छोटे राजकुमार ने सब लोगों को शांत किया और कहा, घबराओ नहीं, यह मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आई है। सभी मेहमान छोटे राजकुमार की पत्नी को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे और अपनी आंखें दरवाजे की तरफ टिकाए बैठे थे। तभी महल के दरवाजे से एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी आई जिसने नीले रंग का बेहद खूबसूरत गाउन पहन रखा था जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे। सभी मेहमान छोटे राजकुमार की पत्नी की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। छोटा राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर सभी मेहमानों के साथ खाना खाने बैठ गया। राजकुमार के बड़े भाइयों की पत्नियां मेंढकी की खूबसूरती देखकर जलने लगी। जब खाना समाप्त हो गया तो राजा ने सभी को नाचने का आदेश दिया। छोटे राजकुमार की मेंढकी पत्नी ने नाचना शुरू किया। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नृत्य देखने लगे। उसके बाद राजकुमार के दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने नाचना शुरू किया। नाचते समय जब उन्होंने अपने हाथों को हिलाया तो उनके आभूषण खुलकर राजा को जा लगे। इससे राजा बहुत नाराज हो गया और नाच छोड़कर वहाँ से चला गया। पर इस बीच छोटा राजकुमार अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे यह डर भी था कि उसकी पत्नी कहीं फिर से मेंढकी न बन जाए। इसलिए वह महल से चुपचाप घर की तरफ निकल गया। घर जाकर उसने मेंढकी वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी घर आई तो उसे अपनी खाल घर में नहीं मिली। वह रो पड़ी और बोली, राजकुमार, ये तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी रह सकते थे। अब हमें अलग होना पड़ेगा। अगर तुम मुझे ढूंढने आओ तो तुम्हें भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य से होकर आना होगा। यह कहकर वह एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। राजकुमार उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर कोयल अचानक गायब हो गई। वह अपनी कोयल पत्नी को बहुत ढूंढता रहा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। यूं ही उसे ढूंढते ढूंढते 2 साल बीत गए। अब वह बेहद थक चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसकी दाढ़ी भी काफी बड़ी हो गई थी। राजकुमार ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और वह जंगल के एक खुले हिस्से में बैठ गया। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसकी मुर्गी जैसी टांगे थीं और वह इधर उधर बराबर घूम रही थी। यह देखकर राजकुमार ने कहा, ओ झोपड़ी, मेहरबानी करके अपना पिछला हिस्सा पेड़ों की तरफ कर लो और अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत ही वह झोपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुल गया। राजकुमार उस दरवाजे से झोपड़ी के अंदर चला गया। जैसे ही उसने झोपड़ी के अंदर अपना पैर रखा उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उस बूढ़ी औरत ने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहा, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, ये क्या किया राजकुमार? वह राजकुमारी अपने श्राप से मुक्त होने वाली थी और तुमने उसकी मेंढकी की खाल जला दी। राजकुमार ने बड़े अचरज से पूछा, किसने तथा क्यों दिया श्राप और इसके पीछे की क्या कहानी है? कृपया करके मुझे बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, राजकुमार, अभी तुम बहुत थक गए हो, पहले तुम खाना खाकर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें मेंढकी के श्राप के बारे में बता दूंगी। राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया। बूढ़ी औरत ने स्वादिष्ट खाना बनाया जिसे राजकुमार ने भरपेट खाया। फिर उसने कुछ देर आराम किया। जब वह उठा तो उसने मेंढकी पत्नी के श्राप के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत ने बताया कि यह मेंढकी और कोई नहीं, पास के ही राज्य की राजकुमारी है। राजा को अपने आप पर बहुत घमंड था कि इस दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, लेकिन उसकी बेटी उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। इसलिए सब लोग राजकुमारी की प्रशंसा किया करते थे। यह बात राजा को बहुत चुभती थी। उसे अपनी बेटी पर गुस्सा आने लगा और वह हमेशा यह साबित करना चाहता था कि वह अपनी बेटी से ज्यादा अक्लमंद है। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन जब राजा की 14वीं सालगिरह थी तब उसने सभी दरबारियों के सामने यह घोषणा की, अगर मेरी बेटी मुझसे ज्यादा अक्लमंद है तो वो 3 वर्ष एक मेंढकी का रूप धारण करके बिताए और फिर एक राजकुमार संग अपना घर बसाकर दिखाए। राजकुमार दुखी होकर बोला, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी पत्नी को ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा, आप मुझे बताइए। बूढ़ी औरत ने बताया, अभी उसे भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य में एक चुड़ैल ने अपने कब्जे में ले रखा है और वहाँ से उसे छुड़ाना आसान नहीं है क्योंकि आज तक कोई उसे मार नहीं पाया। उसकी आत्मा एक सुई की नोक के अंदर है और वह सुई एक अंडे में है। वह अंडा एक बतख के पेट में है और वह बतख एक खरगोश में है और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है। वह बक्सा एक ऊंचे ओक के पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर रखा हुआ है और उस पर पुरानी हड्डियों वाले राज्य की चुड़ैल अपनी जान से भी ज्यादा सतर्कता से पहरा देती है। यह कहकर उस औरत ने एक धागे का गोला दिया और कहा, इसे तुम अपने सामने फेंक देना, फिर ये जिधर भी जाए तुम इसके पीछे पीछे चलते जाना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। राजकुमार ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहा। राजकुमार ने धागे का गोला अपने सामने फेंका और जंगल में उसके पीछे पीछे चलने लगा। राजकुमार चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बड़ा कत्थई रंग का भालू जो कि बहुत भूखा लग रहा था, वह बिल्कुल रास्ते के बीच में बैठा हुआ है। यह देखकर राजकुमार ने एक धनुष बनाया और जब वह उससे भालू पर तीर चलाने ही वाला था तभी वह भालू एकदम इंसानों जैसी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपने तीर से मारना चाहता था कि वह नर बतख भी एकदम इंसानों जैसी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहां से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था कि वह खरगोश भी एकदम इंसानों जैसी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी जिंदगी बख्श दी और अपने धागे के गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया।
राजकुमार चलते चलते एक झील के पास पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि झील के किनारे पर एक मछली पानी के लिए तड़प रही थी। ये देखकर राजकुमार उसके पास गया। तब वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर से अपने धागे के गोले के पीछे चलने लगा। काफी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्थर का एक बक्सा रखा हुआ था, जिस तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल का काम था। राजकुमार अभी यह सोच ही रहा था कि वह उस बक्से को किस प्रकार उतारेगा कि कहीं से एक कत्थई भालू वहां आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ के तने को पकड़ा और उसे जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ पर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से वहां से भागने लगा। तभी वहां पर एक दूसरा खरगोश आ गया। उसने पहले वाले खरगोश का पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस पहले खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बत्तख निकलकर आसमान में उड़ गई। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। जैसे ही उस पहले खरगोश ने दूसरे खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर आसमान में उड़ गई। पल भर में ही सफेद नर बतख, जिसकी जिंदगी राजकुमार ने बख्शी थी, उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरकर झील में चला गया। यह देखकर तो इवान रो पड़ा। अब वह उस झील में उस अंडे को कैसे ढूंढेगा, पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि एक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे की ओर तैरती चली आ रही है। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें से सुई को ढूंढा। फिर उसने उस सुई को मोड़ना शुरू किया। जितना ज्यादा राजकुमार सुई को मोड़ता, उतनी ही राजमहल में बैठी चुड़ैल तड़पती और उसकी शक्तियां खत्म होती जाती। आखिरकार राजकुमार ने वह सुई तोड़ दी और उसके टूटते ही वह भयानक चुड़ैल मर गई। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अब वह राजकुमारी को लेकर आएगा, उसके सामने राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी? वह चुड़ैल आज मुझे बलि चढ़ाने वाली थी। आखिरकार वे दोनों मिल गए और रूस वापस लौट गए और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों,